हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं दूसरी क्रांति। और इस चैप्टर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमने 1 से लेकर 4 तक के पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5th पार्ट देखेंगे। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि उस समय, जिस समय रूस में क्रांति चल रही थी, उस समय रूस का समाज कैसा था। ठीक है, यूरोप का समाज कैसा था, यूरोप में किस तरह से चीजें चल रही थी। तो हमने जाना था कि समाजवादी विचारधारा क्या है, साम्यवाद क्या है, उदारवादी विचारधारा क्या है, कम्युनिस्ट क्या है। ये सारी चीजें हमने जाना था। राष्ट्रवाद, रेडिकल, ये सारी चीजें हमने जाना था। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में जाना था कि 1905 में रूस की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, किस तरह से चीजें थी, वो सारी चीजें हमने जानी। फिर हमने जाना पार्ट 3 में कि रूस में 1917 में किन कारणों से क्रांति की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, फिर पार्ट 4 में हमने जाना था कि क्रांति के तत्कालीन क्या प्रभाव पड़ा देश पर, जैसे समूहीकरण, जैसे पंचवर्षीय योजना उन्होंने चलाई, तो उन्होंने किस तरह से देश चलाया। फिर उन्होंने बड़ों के लिए शिक्षा, यानी कि जो मजदूर वगैरह काम कर रहे थे उनके लिए शिक्षा व्यवस्था की, कि भाई ये अनपढ़ रह गए तो इनको पढ़ाओ लिखाओ ताकि हमारा देश आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें हमने देखी। कुछ बुरे प्रभाव भी देखे, कुछ अच्छे प्रभाव भी देखे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हम देखेंगे कि जो उस समय रूसी क्रांति हुई और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी कि रूस की जो क्रांति हुई उसका, या सोवियत संघ में जिस तरह की उस समय चीज चल रही थी, एक ही बात है, तो उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा जो रूस की क्रांति के बाद जो चीजें चेंज हुई उसका। जैसे 1917 के बाद में जैसी कंडीशन रूस की थी, जैसे रूस में समाजवाद स्थापित हुआ, समाजवाद की सरकार स्थापित हुई, और देश को किस तरीके से चलाया जा रहा था, समाजवाद के नजरिए से चलाया जा रहा था। तो समाजवाद की वजह से पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि पूरा विश्व रूस को किस तरह से देख रहा था, पूरे विश्व ने रूस से क्या क्या सीखा, तो वो सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि भारत ने रूस की क्रांति से क्या सीखा। ठीक है, और अभी तक आपने इसके 1 से लेके 4 पार्ट तक नहीं कंप्लीट किया है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट नहीं कंप्लीट किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। पहली प्लेलिस्ट आपको थ्योरी वाली मिलेगी और दूसरी एमसीक्यू वाली मिलेगी। अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं 9th क्लास की एसएसटी के, तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। और अ, आपने ये सारी वीडियोस भी नहीं देखी है, ये जो साइड में लगी हुई है, तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं और उसके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने 6 से लेकर 10 तक मोस्टली बुक कंप्लीट करा दी है एसएसटी की, तो आप इन सबको भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। ठीक है, जो सत्ता उस समय चल रही थी उससे यूरोप की बहुत सारी समाजवादी विचार रखने वाली पार्टियां बहुत ज्यादा सहमत नहीं थी। ठीक है, आप लोगों को भी पता चला कि समाजवाद के बाद में कितने बुरे प्रभाव पड़े, कि उन्होंने क्या किया समाजवादी लोगों ने, कि बाकी लोगों की प्रॉपर्टी छीन छीन कर भी सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दी। तो ऐसे बहुत आराम से थोड़ी ना हुई होंगी चीजें, दंगे भी हुए होंगे, लड़ाई भी हुई होगी। ठीक है, हिंसा हुई होगी खूब बुरी तरह से। ठीक है, चोरी चकारी हुई होगी और समाजवाद के नाम पर बहुत लूट मची होगी। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी देशों की पार्टी जो समाजवादी पार्टी थी, इससे प्रभावित हुई और इससे वो सहमत नहीं थी कि भाई इस तरह की क्रांति नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं मचनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन कशों के राज्यों की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों को इनकी विचारधारा पसंद आई। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ लोग जो है वो इनसे पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन आंशिक रूप से सहमत थे, कि उनको लग रहा था कि हाँ, कुछ चीजें ठीक हुई और कुछ चीजें गलत हुई। तो बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी होती है, जो जिनको हम साम्यवादी बोलते हैं, ये वो पार्टियां होती हैं जो गरीबों के हित की बात करती हैं। ठीक है, और अमीरों का दमन करती हैं, पूंजीपति लोगों का दमन करती हैं और गरीबों के हित की बात करती हैं। पूंजीपति लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े जमींदार हैं, उनका ये दमन करती हैं और गरीबों का साथ देती हैं। इनका मानना है कि सबके पास प्रॉपर्टी बराबर होनी चाहिए, गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर की वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती है। कोई आदमी अमीर है इसलिए वो गरीबों को शोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि इंग्लैंड में और ब्रिटेन में बहुत सारी जगह इस तरह की पार्टियों की स्थापना की गई, कम्युनिस्ट पार्टियों की। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, बोल्शेविकों ने औपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। देखो औपनिवेश क्या था, मतलब बहुत सारे देशों में उस समय क्या चल रहा था, औपनिवेश चल रहा था। जैसे हमारे देश में इंग्लैंड का औपनिवेश था।
है ना? कहीं-कहीं रूस का भी चल रहा होगा, कहीं और दूसरे देश, यूरोप के दूसरे देशों का भी औपनिवेश चल रहा होगा, ठीक है? रशिया का भी चल रहा था। तो ना केवल बोल्शेविकों ने रूस में क्रांति लेके आए, रूस के गरीब लोगों के लिए काम किया, जबकि वो जहाँ-जहाँ वो औपनिवेश भी कर रहे थे, वहाँ की जनता को भी उन्होंने बताया कि भाई तुम अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट करो, तभी तुम्हें हक मिलेगा, ठीक है? तो बोल्शेविकों ने क्या किया, औपनिवेश का मतलब तो आप समझ गए ना, कि जब कोई भी देश गलत तरीके से दूसरे देश पर शासन करता है, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने हमारा औपनिवेश कर रखा था, ठीक है? उसी तरह से यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जो बाकी के गरीब देशों में आके शासन कर रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। तो बोल्शेविकों ने ना केवल रूस के लिए ये सारी चीजें करी, बल्कि जहां जहां उनकी शासन सत्ता चल रही थी, औपनिवेश चल रहा था, उन सबके लिए भी नए रास्तों का अनुसरण करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया कि भाई तुम भी ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ो। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द हिस्ट्री 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर कॉमिंटर्न का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर दिया है। बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, ठीक है? यानी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बोल्शेविकों ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, ठीक है? तो एक संघ बनाया, किस लेवल पर? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है? में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, ठीक है? कुछ विदेशियों को, जिसमें भारतीय भी थे, है ना? मतलब दूसरे दूसरे देश के लोग आकर सोवियत संघ में, उस समय रूस अकेला नहीं था, रूस में कई सारे देश मिले हुए थे, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, कजाकिस्तान, ये मतलब 15 देशों का संघ था रूस, ठीक है? बार बार क्या नाम लेना, मैंने कई बार आपको बता ही दिया है सारी चीजों के बारे में। तो ये 15 देश थे, तो उस समय इन 15 देशों को मिलाकर क्या बनता था? सोवियत संघ, ठीक है? तो इस सोवियत संघ में बहुत सारे देशों के लोग जो है शिक्षा लेने के लिए आते थे, ठीक है? और उसमें भारतीय भी शामिल थे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, एक कॉलम में दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल गई और हैसियत भी मिल चुकी थी, ठीक है? मतलब समाजवाद क्या है, इससे पूरी जनता रूबरू हो गई, यानी कि पूरी दुनिया को पता चल गया समाजवाद क्या है। और कहीं ना कहीं गरीब लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हम अपने हक के लिए बोलेंगे, हम अपने लिए आवाज उठाएंगे, तो हमारे देश में भी समाजवाद कायम होगा, जैसे रूस में हुआ है, ठीक है? को एक वैश्विक पहचान या हैसियत मिल गई। लेकिन 50 के दशक में, यानी कि 1950 के लगभग की बात है, ठीक है? 1950 के दशक तक देशों के भीतर भी लोगों को यह समझ में आने लगा कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्श के अनुरूप नहीं है, यानी कि शासन व्यवस्था वैसी नहीं चल रही जैसा कि क्रांति के समय सोचा गया था कि इस तरह की चलेगी, उस तरह की नहीं चल रही थी। विश्व समाजवादी अब उस तरह की क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आजाद होने के बाद भी इस तरह के दंगे होंगे, आपस में जनता लड़ेंगी पैसे के ऊपर, महलों के ऊपर, ठीक है, रहने की जगह के ऊपर। तो इस तरह से जो अशांति फैली, उसको भी विश्व देख रहा था, ठीक है? नेक्स्ट है, विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ठीक है? मतलब कुछ कुछ गड़बड़ चल रही थी, है ना? कुछ लोग समाजवाद को पसंद नहीं कर रहे थे। जब भाई जिनके हाथ से शासन सत्ता जा रही थी, जिनके हाथ से शक्तियां छिन रही थी, उनको ये समाजवाद बेकार लगा, है ना? तो कुछ लोगों को समाजवाद ठीक नहीं लगा। और इसमें सोवियत संघ में भी आपस में जो ये 14 राज्य थे, ये जो 15 राज्यों का संघ था सोवियत संघ, इसमें भी आपस में इन लोगों में मन मुटाव सा चल रहा था, ठीक है? बाद में क्या हुआ, जब 20वीं सदी के अंत में, यानी कि 1991 में, इन लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग हो जाएंगे सारे, 15 की 15 देश अलग हो जाएंगे और अलग अलग अपना हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है? तो 1991 में ये जो जितने भी सोवियत संघ था, ये पूरा की पूरा टूट गया, ठीक है? और इससे कितने देश बने? इससे 15 देश बने, ठीक है, जिसमें से रूस एक देश है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था समाजवाद में, ठीक है? ऐसा नहीं था कि सब बहुत खुश थे, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश, जहां पर रोटी के लिए लड़ाई हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या बन गया? ये महाशक्ति बनता बनता जा रहा था, ठीक है? ये चीज लोग देख रहे थे कि उनके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे। इतनी सारी लड़ाई वड़ाई के बावजूद भी, गृह युद्ध के बावजूद भी क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सोवियत संघ जो है, ये जो देश है, एक महाशक्ति बन चुका था और गरीबों को भोजन मिलने लगा था। लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की
आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई, जैसे जरूरत से ज्यादा वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे अपने पास, ठीक है, इस तरह की आजादी नहीं दी गई। बहुत ज्यादा जमीन जायदाद, वो अगर किसी आदमी ने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और पैसे कमा लिए तो वो चाहकर भी बहुत ज्यादा जमीन को नहीं खरीद सकता। कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई गई थी रूस में, ताकि समाजवाद कायम रहे, ताकि जो संसाधन है उस पर सबका बराबरी का हिस्सा बना रहे। तो उन्होंने सीमित कर दिया कि जैसे 100 गज से ज्यादा जमीन कोई नहीं खरीदेगा, किसी के पास एक घर से ज्यादा नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति से ज्यादा नहीं होगी। तो उन्होंने इस तरह की चीज लागू कर दी थी, जिससे समाजवाद को एक नई पहचान मिली विश्व में, और देश ने तरक्की करना शुरू कर दिया। जब सबको थोड़ा थोड़ा मिलने लगा तो सबकी आर्थिक स्थिति सुधरी और देश में क्या हुआ, तरक्की होने लगी। लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं थी, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 20वीं, हाँ, और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जाने लगा। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी, जो विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी, उनको किस तरह लागू किया जाता था, लोगों का दमन करके, यानी कि जबरदस्ती उन पर थोपा जाता था कि भाई ये तुम्हें बात माननी पड़ेगी, ये रूस की सरकार कह रही है, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, या वगैरह वगैरह, मतलब जो भी उस समय उन्होंने प्रावधान रखा, रूस रूस की बोल्शेविक पार्टी ने उस तरह से उन्होंने उन लोगों को समझाया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो समाजवाद बहुत ज्यादा फैल रहा था पूरी दुनिया में, उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कम हो गई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कम हो गई। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, यानी कि मोस्टली लोग समाजवाद का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता जो थी वो कम हो गई थी। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में भिन्न प्रकार के व्यापक पुनः विचार किया गया, ठीक है। यानी कि लोकप्रियता जैसे कम होती रही, उसका मेन कारण था कि गृह युद्ध कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता था सोवियत संघ में, और धीरे धीरे अलग अलग लोग बोलने लगे कि भाई हमें अलग अलग रहना है। बाद में डिसाइड हुआ 1991 में कि ठीक है भाई, तुम लोग आजाद हो जाओ, लेकिन तुम 15 की 15 देश, रूस ने डील किया सभी देशों से कि तुम 15 की 15 देश एक साथ रहें, हम 15 की 15 देश एक साथ रहेंगे, कोई भी दूसरे खेमे में जाके नहीं मिलेगा, कोई भी दुश्मन राष्ट्र से संधि नहीं करेगा। यानी कि हम तुम्हें 15 देशों को अलग अलग तो कर रहे हैं, लेकिन रहना तुम्हें साथ में पड़ेगा, ठीक है। कोई भी संधि होगी, कुछ भी होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमारी साथ बोलना पड़ेगा, है ना। दूसरे खेमे में आप नहीं मिलोगे। दूसरा खेमा कौन है, इंग्लैंड, इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला, ये जो है ये दूसरा खेमा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने लोगों को, अपने जो देश के लोगों को समझा लिया, और उस डील का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन पहले रूस का ही पार्ट था, ठीक है। और वो जो संधि हुई थी 1991 में, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं, जिसकी वजह से रूस नाखुश हुआ, ठीक है। रूस को आक्रोश आया, और यूक्रेन रूस का युद्ध अभी भी चल रहा है, और पता नहीं कब तक चलेगा, क्या किस तरह से सॉल्व आउट होगा, वो बात की बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे। ऐसा नहीं था कि यूरोप के ही लोग उससे प्रभावित हो रहे थे, जबकि हमारे भारत के भी लोग प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने जो कम्युनिस्ट जो विश्वविद्यालयों की स्थापना करी थी, उनमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। और भारत में भी 1920 के दशक में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, भारत में भी। और इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे, ठीक है। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा है, ठीक है। ये बहुत सारी बुकों के नाम लिखे हुए हैं, ये इन्होंने लिखे हैं, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रसिया के बारे में भारत की क्या विचारधारा थी, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की, आप पढ़ लेना। एक ये कॉलम है जो मेरे दिल को छू गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए आपको इसके बारे में बता रही हूँ। देखो, जितने भी कॉलम होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो पूरे आपको पढ़ने चाहिए। वो हर कॉलम में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो आपको पता रहता है कहानी के बारे में, स्टोरी के बारे में, और दिलचस्प हो जाती है स्टोरी, और आपको लाइन मिल जाती है लिखने के लिए, ठीक है। तो पेपर के हिसाब से भी फायदे में है, और वैसे भी आपको लाभ रहेगा, कहानी अच्छे से याद रहेगी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 में एक भारतीय गए रूस में, और उन्होंने देखा कि भारत और रूस की हालत उस समय एक जैसी थी। अगर हम ज्यादा कंपेयर करें, गहनता से कंपेयर करें, तो रूस पिछड़ा हुआ था उस समय भारत से।
लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ, कुछ ही दशकों में, मतलब 10-20 सालों में क्या हुआ कि रूस भारत से आगे निकल गया। तो उसके क्या कारण थे? उसका मेन कारण था कि जब रूस आज़ाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा की बात करी, ठीक है? लोगों को पढ़ाना शुरू करा, मतलब बड़े-बड़े लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की कि उन्होंने समाजवाद अपनाया। क्यों? भाई सारे संसाधनों को सब में बराबर-बराबर बाँट दो, ताकि सबकी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो उन्होंने वो ये सारी चीज़ देख रहे थे और उनको ऐसा लगा कि अगर भारत में भी ऐसा हो जाए, ठीक है? भारत के गरीब लोग भी अपने लिए आवाज़ उठाएँ, मेरा भारत भी ऐसा हो जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? कॉलम मैं पढ़ती हूँ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोप में एशियाओं के साथ मुक्त भाव से मिलते मिलते बात बतियाते देखे जा रहे थे। हम, मतलब कुछ लोग जो भारत से जा रहे थे रूस में। हम जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते-मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि सच्ची समानता दुनिया में आ रही है। मतलब गरीबी-अमीरी का जो फ़र्क है वो मिटता जा रहा है। नेक्स्ट है, हमें स्वतंत्रता सही मायने में साकार होती हुई दिखाई दे रही थी कि भाई स्वतंत्रता नाम की चीज़ क्या है वो हमें समझ में आया। ठीक है? नेक्स्ट इसमें लिखा है, प्रति-क्रांतिकारियों और समाजवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबों के बावजूद बाग लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दिए। मतलब समाजवादियों के ने जो भी हरकतें करी, ठीक है? जो भी समस्याएँ पैदा हुई, उसके बाद भी जो गरीब लोग थे, वो पहले से ज़्यादा सुखी थे, संतुष्ट थे। क्योंकि गरीब लोगों को, कुछ को ज़मीन मिल गई, कुछ को रहने के लिए घर मिल गया। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी, ठीक है? यानी कि उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि भई कोई भी हमारा ऐसे ही शोषण नहीं कर सकता है। 50 अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक-दूसरे से घुलने-मिलने से नहीं रोक सकती थी, है ना? तो जो भेदभाव थे, वो कहीं न कहीं मिटने लगे थे, क्रांति होने के बाद। तो भारतीय इस तरह से रूस को देख रहे थे कि काश हमारे भारत में भी ये सब हो जाए, गरीबी-अमीरी के जो फासले हैं, ये सारे खत्म हो जाएँ, समाजवाद आ जाए और हमारे देश में भी इस तरह से प्रगति होने लगे, लोग आपस में मिलने-जुलने लगे, एक-दूसरे से भेदभाव ना करें। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जो है नोटिस कर रहे थे 1920 के दशक में। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है, यानी कि हर एक प्राणी में आत्मविश्वास था। आप वहाँ मज़दूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते हुए देख सकते थे। यानी कि जो लोग थे वो अपने लिए बोलने लगे थे। देखो, क्रांति का मतलब यही है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है? और जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। आपकी मदद भगवान तभी करेंगे जब आप अपनी मदद करोगे। जब आप अपने लिए बोलोगे, जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति या कोई पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, ये बंदा जो है वो ठीक बोल रहा है। ठीक है? जब एक बोलेगा तो पीछे से 4 आवाज़ और आएँगी। तो इसी तरह आपकी आवाज़ के साथ सौइयों, हज़ारियों आवाज़ मिलेंगी, जिनके साथ आपकी तरह शोषण हो रहा है। तो पहले तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है? तो यही चीज़ भारतीय नोटिस कर रहे थे 1920 में, रूस में जब वो जा रहे थे पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उनको लग रहा था कि इस तरह से ही हमें अपने देश को जागरूक करना है, जगाना है, ठीक है? उनमें आत्मविश्वास भरना है, उनको निडर बनाना है ताकि अंग्रेज़ों से हम भी इस तरह से लड़ सकें और हमारा देश आज़ाद हो सके। ठीक है? आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और इसी तरह की एक कहानी ये है, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है? वीडियो बिना मतलब की लंबी हो जाएगी, आप खुद पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। ये कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लीज़ इनको पढ़ा करें, ठीक है? इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आगे जो वीडियो रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन आंसर की, ठीक है? तो उसके लिए आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एनसीईआरटी मंतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह के 9 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली है 9th क्लास की, ठीक है? आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो देखना है आप उसमें से देख सकते हैं और आपको बाकी क्लास की देखनी है जो मैंने अ, प्लेलिस्ट दिखाई है आपको, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।